नमस्ते दोस्तों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनने वाले हैं कहानी सुखद संयोग। कहानी आपको कैसी लगती है ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रथमन का आईआईटी कानपुर से सिलेक्शन हुआ था, तभी से घर में खुशी की लहर दौड़ी हुई थी। माँ सबको फ़ोन करके ये खुशखबरी दे रही थी। नानी, नाना, मामा, चाचा सबको ये खबर सुनाने के बाद माँ बुआ जी को कॉल लगा रही थी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, माँ ने बहुत ही खुशी के साथ एक ही सांस में ये खबर बुआ जी को बताई। बुआ जी खुशी से फूले ना समा रही थी खबर सुन के। प्रथमन का शुरू से अपनी बुआ के साथ एक बहुत मजबूत रिश्ता था। कभी कभी जो बात वो अपने माँ पिताजी से भी नहीं कह पाता था, वही बात वो बुआ जी से ही तो कहता था। हो भी क्यों न। प्रथमन घर का पहला बच्चा था। जब उसका जन्म हुआ, बुआ की शादी नहीं हुई थी और कुंवारी बुआ के लिए वो किसी खिलौने से कम न था। जब वो 2 साल का था, बुआ की शादी हुई, पर जो लगाव उसका प्रथमन के लिए था वो कभी कम नहीं हुआ। बुआ जी का विवाह रामपुर में हुआ था, जो बरेली से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए बुआ जी का आना चलता ही रहता था। बुआ जी के 2 बच्चे थे। बड़ा वाला मिहिर कहने को तो प्रथमन से 3 साल छोटा था, परंतु दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। मिहिर से छोटी शिवाली थी। जैसे ही मिहिर को भाई की उपलब्धि का पता चला, उसने प्रथमन को कॉल करके उसको रामपुर आने का पुरजोर आग्रह किया, जिसमें शिवाली बुआ, फूफाजी सबका अनुमोदन शामिल था। कानपुर जाने में अभी 2 महीने का समय था, तो प्रथमन अपनी प्यारी बुआ के पास जाने को तड़प उठा। माँ की तो इच्छा भी नहीं थी। वो इस समय अपने बेटे को कहीं जाने नहीं देना चाहती थी, परंतु प्रथमन की खुशी के लिए उन्होंने 10 दिनों के लिए उसको रामपुर जाने की आज्ञा दे ही दी। यहीं से तो शुरू होना था वो सुखद संयोग। प्रथमन शुरू से ही बहुत मेधावी छात्र रहा। क्लास में अव्वल आने के साथ ही संस्कारी भी था वह। आज तक पढ़ाई ही मुख्य थी उसके लिए। इसके अलावा किसी भी बुरी संगत में कभी वो था नहीं। पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं थी उसको। स्कूल में हजारों लड़कियां थी, पर उसका ध्यान कभी इधर उधर नहीं भटका। पर वो कहते हैं ना, इश्क तो ऐसी हवा है जो पत्थर में भी जान डाल दे। मगर ऐसा होने क्या वाला था। प्रथमान को देखकर बुआ खुशी से बिछी जा रही थी। उनके मनपसंद पकवानों से मेज भरती थी। मिहिर और शिवाली 1 मिनट भी चुप नहीं हो रहे थे। इस पर प्रद्युमन ने कहा भी कि वो 10 दिन रुकेगा। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो गए। वहाँ उमस वाली गर्मी हो रही थी, जिसमें कूलर पंखे सब फेल थे। मिहिर, प्रद्युमन, शिवाली तीनों लूडो खेलकर समय काट रहे थे। ठंडा पानी पी कम रहे थे। एक दूसरे पर फेंक फेंक कर मस्ती ज्यादा कर रहे थे। प्रद्युमन को सच में उन लोगों पर बड़ा प्यार आ रहा था। अचानक मौसम ने करवट बदल ली। शायद इतनी गर्मी के बाद इंद्र देवता को उन पर दया आ गई थी। अचानक ही काले काले बादल घुमड़ कर आसमान में बिछ गए। ठंडी ठंडी हवा छूकर जा रही थी, तो मन में जल तरंग बज रहे थे। मिहिर और शिवाली छत पर जाने लगे। उन्होंने प्रद्युमन से भी कहा, पर प्रद्युमन ने सोचा कि यही बहुत अच्छा लग रहा है। पर वो दोनों कहाँ मानने वाले थे। आखिर हार कर वो भी उनके साथ छत पर पहुंच गया। प्रथमन बुआ के घर तो कई बार आया था, पर छत पर कम ही आता था। बुआ के घर के सामने यही कोई कुछ एक फीट की दूरी पर उनकी एक पड़ोसन थी। उनकी छत पर कई बच्चे शोर मचा मचा कर खेल रहे थे। ना चाहते हुए भी प्रद्युमन का ध्यान उधर की तरफ चला गया। उन्हीं के बीच में एक लंबी सी लड़की, जिसके खुले हुए बाल उस तेज हवा में यहाँ वहां उड़ रहे थे। गुलाबी सूट पहने हुए वो लड़की की खिलखिलाहट बार बार प्रद्युमन का ध्यान उसकी तरफ खींच रही थी। बच्चों में बच्ची बनी वो लड़की तितलियों की तरफ फुदक रही थी। आज तक प्रद्युमन ने ऐसा किसी लड़की को देखकर नहीं नहीं किया था, पर आज पता नहीं क्यों बार बार नजरें उधर ही जा रही थी। उसकी पीठ तो प्रद्युमन की तरफ ही थी, पर उसका चेहरा प्रद्युमन को नहीं दिख रहा था। पता नहीं क्यों प्रद्युमन की नजरें उसकी एक झलक पाने को बेकरार हो रही थी। धीरे धीरे हवा कम होने लगी। थोड़ा अंधेरा भी होने को था, पर पर प्रद्युमन उसकी एक झलक पाने के लिए बेकरार था, लेकिन उसे दिख नहीं रही थी। नजरें गड़ाए हुए प्रद्युमन तो वहीं खड़ा रहता। अगर शिवाली उसको बुलाती नहीं, वो उसको नीचे आने का बोलकर नीचे ही जा रही थी।
भारी मन से प्रद्युम्न ने नीचे की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि अचानक ही उस लड़के ने प्रद्युम्न की तरफ चेहरा किया। इतनी देर की बेकरारी को चैन मिला ही था कि उसको देखते प्रद्युम्न सुध-बुध ही खो बैठा। गोरा रंग, उसमें अजीब सा तीव्र आकर्षण था। उसमें प्रद्युम्न सब भूलकर उसको एकटक देखता ही रह गया। सहसा लड़की की नजरें प्रद्युम्न की नजरों से आ मिली। उसको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर प्रद्युम्न झेप गया। वो लड़की उसकी उसकी इस हालत को देखकर जोर से हंसी और हिरनी की तरह आंखों से एक ही पल में ओझल हो गई। अब तो आंखों से नींद गायब। ना भूख लग रही थी ना प्यास। बुआ ने उसकी पसंद का पनीर लबाबदार बनाया था, पर लाख चाहने पर भी ध्यान उसी गुलाबी सूट वाली लड़की की ओर था। जैसे तैसे रात कटी। अगले दिन मिहिर और शिवाली को भी तबीयत ठीक ना होने का बहाना करके प्रद्युम्न ने खेलने से मना कर दिया, क्योंकि दिल तो उसकी सोचों में खोना चाह रहा था। बहुत बेसब्री से शाम होने का इंतजार किया। घड़ी भी खेल खेल रही थी जैसे उसके साथ। बड़े मुश्किल से 5 बजे प्रद्युम्न मिहिर से बोला, बहुत गर्मी सी लग रही है यार, चल छत पर। कल कितना अच्छा लग रहा था वो सामने से शायद ये कहना नहीं चाह रहा था कि छत पर उसका कुछ रह गया है, पर मिहिर ही तुरंत बोल पड़ा कि चलो सब छत पर चलते हैं, पतंग उड़ाएंगे। प्रद्युम्न को तो मन मांगी मुराद मिल गई। सब साजो सामान के साथ वो सब छत पर थे। पर ये क्या, सामने वाली छत तो खाली थी। छत पर भी बहुत गर्मी थी। सूरज देवता अभी अभी ही विदा हुए थे। ये सब देखकर प्रद्युम्न का मन एकदम उदास हो गया। अब मिहिर को तो वही लाया था छत पर, इसलिए बेमन से पतंग की डोर पकड़कर उसको उड़ाने लगा। शायद ये सब करते करते 6 बज चुके थे, पर सामने वाली छत पर कोई हलचल ही नहीं थी। प्रद्युम्न का मन डूबने लगा। अचानक एक पतंग कहीं से आई और पेंच लड़ने लगे। प्रद्युम्न ने अपनी पूरी झल्लाट उसी पर उतार दी और वो पतंग कटकर हवा में तैरने लगी। मिहिर और शिवाली खुशी से चिल्लाने लगे और प्रद्युम्न भी सब भूलकर उनका साथ देने लगा। सहसा लगा कि सामने वाली छत पर कोई है जो उसको देख रहा है। जब प्रद्युम्न की नजर सामने गई तो वो दुश्मन जान सामने खड़ी थी। हल्के फिरोजी सूट में गजब की खूबसूरत लग रही थी। उसके लंबे बालों की चोटी नागिन की तरह बल खा रही थी। प्रद्युम्न का तो दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था कि उसकी आवाज कहीं मिहिर न सुन ले। उस दिन प्रद्युम्न ने पूरा टाइम उसको देखा। ये देखकर उसे और रोमांच हो रहा था कि वो भी उसी की ओर देख रही है। इतना देखने पर भी ये अंदाज भी लग गया था कि उसकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत है। प्रद्युम्न के लिए भावनाएं अत्यंत अनोखी थी। रात भर, पल भर के लिए भी उसकी आंख मिचोली को भूलने का दिल नहीं कर रहा था। एक अत्यंत अनोखा अनुभव। जाने कब आंख लगी होगी पता ही ना चला। सुबह हो चुकी थी। रात भर अपने ख्यालों के साथ समय बीता। सुबह तो कब की हो चुकी थी, पर प्रद्युम्न शायद देर रात सोने के कारण अभी तक सो रहा था। बुआ को भी चिंता होने लगी कि हमेशा समय का पाबंद उनका बच्चा इतनी देर तक क्यों सो रहा है। उन्हें आशंका हुई कि कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं है। इसी बीच उन्होंने प्रद्युम्न को कमरे से निकलते देखा। प्रद्युम्न को तो पता ही नहीं था कि सुबह के 10 बज चुके हैं। बाहर आते ही बुआ ने तुरंत ही चिंता में कई प्रश्न कर डाले कि तबीयत तो ठीक है, पर प्रथमन के चेहरे पर छाई एक अजीब सी खुशी को देखकर वो फिर अपने कामों में लग गई। सुबह देर से उठने के बाद नहाने नाश्ता करने में ही कब दोपहर हो गई और फिर इंतजार में कब शाम, पता ही ना चला। आज तो प्रथमन ने मिहिर और शिवाली से पहले ही छत पर जाकर पतंग उड़ाने का पूरा सेटअप कर लिया। पर क्या देखता है कि वो लड़की भी उसी समय छत पर आ गई है। उन छोटे बच्चों के साथ खेलने का नाटक कर रही थी, पर सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रथमन की तरफ ही लगा था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी आंख मिचोली में कब 7 दिन बीत गए पता ही ना चला। प्रथमन को तो होश ही ना आता यदि माँ का फोन ना आता ये बताने के लिए कि वापसी का ट्रेन का टिकट बुक कर दिया गया है। यह सुनते ही प्रथमन का दिल बैठ गया। एक अनजान और बहुत ही मजबूत रिश्ता कायम हो गया था उन दोनों के बीच। शर्मीला होने के कारण वो ये बात मिहिर से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। उसका दिल बहुत उदास था। अगला दिन भी आ गया। छत पर जाने की बेकरारी तो बहुत थी, पर उसके मन को काबू में कर लेने वाली चंचल हंसी, उसकी आंखों के वो टिमटिमाते हुए तारे, अभी तो उससे कोई बात भी ना हो पाई थी।
इसी बीच में फिर काले बादल उमड़ कर आ गए। मौसम फिर बहुत सुहाना हो गया। पर आज प्रद्युम्न ने सोच लिया था कि वो छत पर नहीं जाएगा। अगर गया तो शायद भावनाएं काबू ना हो पाए, और अगर उसने कुछ इशारा किया और वो बुरा मान गई तो। नहीं नहीं, वो सोच चुका था कि वो आज छत पर जाएगा ही नहीं। मीर और शिवाली ने भी ज्यादा जिद नहीं की, पर मन तो लग ही नहीं रहा था। सो बुआ की इजाजत लेकर वो पास ही ठाकुर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। उस जगह हर समय मेला रहता था। छोटी छोटी दुकानें, झूले, चाट पकोड़े के ठेले, और मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, इसलिए लोग घूमने के लिए और ज्यादा ही आए थे। प्रथमन शांति से वहां बैठकर सबको देखकर मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। घर जाने की खुशी उसे बहुत थी, पर रामपुर आकर वह एक अलग ही प्रथमन बन गया था। इन्हीं सोचों के बीच उसे वही खनखनाती हंसी सुनाई पड़ी। आज तो कयामत ही हो गई थी। उसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने जरूर देखा होगा मुझे। तो क्या उसके मन में भी वही है? पर यह संयोग भी तो हो सकता है। यही सब सोचते हुए उसने देखा कि वो उसी के पास आ रही थी। उसके दिल की धड़कन परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रही थी। वो उसके बहुत पास से गुजरी। उसने ऐसे किया जैसे उसने उसे देखा ही ना हो। प्रद्युमन अभी भी उसी को देख रहा था। प्रद्युमन के पास से गुजरने के बाद वो एक बार पलटी और उसे देखकर एक जरा सी मुस्कान उसकी तरफ बिखेरी। ये देखकर तो प्रद्युमन सातवें आसमान पर ही पहुंच गया। अपनी जगह से वह तीर की तरह उठा और उसके पास पहुंचकर थोड़ी दूरी बनाकर उसी के साथ चलता रहा। भीड़ बहुत थी। ऐसा लग रहा था सब उन्हें ही देख रहे हो। प्रद्युमन उसके चेहरे को जी भर कर देखना चाहता था, पर चोरी छुपे ही अपनी नजरें उस पर डाल पा रहा था। इतने में घर आ गया था। दिल में दबी हुई ये आस कि उसको एक बार जी भर कर देख लूं, लग रहा था उसकी आस पूरी न हो पाएगी। जाने से पहले उससे कुछ बोल देना चाहता था, या अपना कोई नंबर ही दे देना चाहता था, या उसका मांग लेना चाहता था। यही सोचते सोचते प्रद्युमन ने उसकी तरफ देखा। वो अपने घर के मेन गेट के आगे खड़ी हुई उसी की तरफ देख रही थी। ओहो, वो नीली बड़ी बड़ी आंखें! वो तो बिल्कुल भावशून्य हो चुका था। उसकी आंखों में उसके लिए क्या था? वो क्या ही पूछता, पर इतना तो देखा कि उन आंखों में थोड़ा दर्द था। फिर वो उसे देखकर खुलकर मुस्कुराई और ओझल हो गई। प्रद्युमन वहीं खड़ा रह गया। कल प्रद्युमन का रामपुर में आखिरी दिन था। अब इंतजार था तो छत की उस आखिरी मुलाकात का। शाम के 5 बजने से पहले ही प्रद्युमन छत पर पहुंच गया। मिहिर और शिवाली भी साथ ही थे। वो भी बड़े उदास थे। 5 बजते ही प्रद्युमन की नजर उसी छत पर जा रही थी। छोटे बच्चे तो छत पर आए, पर वो न आई। 6 बजे प्रद्युमन का सब्र का बांध टूटने लगा। समझ में नहीं आ रहा था उसे कि क्या करे, किससे कहे। उस दिन 8 बजे तक वह छत पर ही रहा। फिर रात भर मिहिर से बातें करता रहा। उसके घर के विषय में घुमा फिरा कर पूछने की कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। अगले दिन सुबह के 10 बजे उसकी ट्रेन थी। निकलते समय बुआ फूफा जी ने ढेरों आशीर्वचनों के साथ उसे विदा किया। मिहिर और शिवाले की भी आंखें नम हो रही थी। निकलते समय प्रद्युमन ने पड़ोस के गेट पर नजर डाली, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसको अपने पहले प्यार की याद बना लिया और ट्रेन में बैठकर बरेली आ पहुंचा। बरेली आए हुए उसे 2 दिन बीत चुके थे। माँ पिताजी सब उसके जाने की तैयारियों में लगे हुए थे। प्रद्युमन स्वयं भी अब अपने नए भविष्य की ओर देख रहा था। देखते ही देखते 2 महीने पंख लगाकर उड़ गए। प्रद्युमन अपने कॉलेज के शुरू होने से करीब एक हफ्ता पहले से ही कानपुर आ गया था, जिससे शुरू शुरू की होने वाली सभी जरूरतों और तकलीफों का निवारण कर लिया जा सके। कानपुर एक बड़ा शहर था। बरेली में तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाता था, पर यहाँ की वो कानपुर या आबो हवा शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर समय के साथ सब अच्छा लगने लगा। कॉलेज के शुरू होने के बाद तो प्रद्युमन को अपने लिए भी वक्त बड़ी मुश्किल से मिलता। समय पंख लगाकर उड़े जा रहा था। पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं पास थी। प्रद्युमन जी जान लगाकर पढ़ाई में जुटा हुआ था। प्रद्युमन की मेहनत रंग लाई। सेमेस्टर में सबसे अधिक अंक लाकर उसने पूरे कंप्यूटर साइंस बैच में टॉप किया था। घर में सबको ये खुशखबरी खुद कॉलेज की तरफ से दी गई। इसी तरह समय पंख लगाकर उड़े जा रहा था। 3 साल बीत गए। वो दुबला पतला सा नवयुवक अब एक 6 फीट लंबा युवक बन चुका था।
व्यक्तित्व ऐसा कि किसी भी लड़की को दीवाना बना दे। चौड़े कंधे, गेहुआ रंग, सुती हुई नाक, उस पर चेहरे पर बेइंतहा मासूमियत। जाने कितनी ही लड़कियां उसके करीब आने को मचल रही थी। और ऐसा भी नहीं था कि वहां सुंदर लड़कियां नहीं थी। भला के जानलेवा खूबसूरत फर फर अंग्रेजी बोलने वाली वो लड़कियां किसी को भी पल भर में अपना दीवाना बना ले। पर प्रद्युमन को कोई लड़की पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आती थी। या तो कह सकते हैं कि वो बहुत ही संस्कारी था, या उसके दिल में उस नीली आंखों वाले ने उस दिन से अपनी हुकूमत कर रखी थी। सारा सारा दिन वो अपनी पढ़ाई को महत्व देता, बचे हुए समय में उन 8 दिनों को याद करता जो उसकी जिंदगी के सबसे सुंदर 8 दिन थे। आखिर वो पल आ ही गया। आज प्रद्युमन के कॉलेज में प्लेसमेंट की कंपनी आ रही थी। अपने टॉपर बैकग्राउंड और बेहतरीन प्रस्तुति के कारण उसका चयन आईटी की सबसे बड़ी कंपनी में हुआ था। सबसे पहले पुणे के हेड ऑफिस में जाना था। वहां 6 महीने के बाद कंपनी उसको 2 महीने के लिए यूएसए भेज रही थी। ये खबर सुनकर उसके घर में दिवाली जैसा उत्सव मनाया जा रहा था। कॉलेज में उसका आज आखिरी दिन था। यहाँ से वो सीधे अपने घर जाने वाला था। उसके 10 दिन बाद उसकी ज्वाइनिंग थी पुणे में। जैसे ही वो घर पहुंचा तो मिहिर ने उसको अपनी गोद में उठा लिया। माँ बुआ तो बलाए लेते नहीं थक रहे थे। चाचा पापा सब बहुत गर्व से सीना ताने खुश हो रहे थे। वहां जाकर पता चला कि शिवाली की शादी के लिए बुआ एक लड़का देख रही है और बात लगभग पक्की हो चुकी है। अगले महीने के एंड तक सगाई का कार्यक्रम होगा। ये सुनकर प्रथमन तुरंत शिवाली के पास गया और दोनों भाइयों ने मिलकर उसकी खूब टांग खिंचाई की। कितना हंसे सब लोग मिलकर। प्रद्युमन सोचने लगा कि कितना खुशकिस्मत है वो जो ऐसा प्यार करने वाला परिवार है। बस कमी थी तो कोई वो जिसकी आज भी उसे बहुत याद आती है। काश वो भी उसकी जिंदगी का हिस्सा होती। प्रद्युमन बुआ की गोद में सिर रखकर लेटा था। बातों ही बातों में उसने पूछा कि बुआ, शिवाली की सगाई का इंतजाम तो बरेली में ही होगा ना, क्योंकि लड़का वहीं का है। इस पर बुआ ने बताया, नहीं बेटा, वो तो रामपुर में ही करेंगे। पर तू नहीं आ पाएगा, ये बात मैं समझती हूँ। तेरी नई नई जॉब है। मैं बोल चुकी हूँ कि मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो वो सीधे शादी में ही आएगा। ये सुनकर प्रद्युमन उछल कर बैठ गया। बोला, बुआ, मैं आऊंगा। मैं आऊंगा कैसे नहीं? मेरी बहन की सगाई है, मैं जरूर आऊंगा। बुआ ने तुरंत अपने भतीजे को बहुत प्यार किया और बोली, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उनके जाने के बाद प्रद्युमन का दिल नाचने लगा। उसका दिल कर रहा था कि उड़कर रामपुर पहुंच जाए। वो सोच चुका था, अब की बार वो दिखेगी तो वह उससे पूछेगा कि क्या वह भी उससे। नहीं नहीं नहीं, कहीं उसकी शादी ना हो गई हो, या वो किसी और से। नहीं नहीं, ये सोचकर उसका दिल बैठ गया। फिर उसने खुद से कहा कि ऑल इज वेल। आज प्रथमन ने पुणे में ज्वाइन कर लिया था। फिर वही भाग दौड़ भरी जिंदगी। इंतजार था तो बस शिवाली की सगाई का। उसने पूरे 3 दिन की छुट्टी ली थी। सीधे रामपुर ही पहुंचना था। वापसी का टिकट भी रामपुर से दिल्ली का करवाया, फिर वहां से पुणे वाया प्लेन। सुबह सुबह प्रथमन रामपुर आ चुका था। थोड़ी देर फ्रेश होने के बाद वो उसी ठाकुर जी के मंदिर घूम कर आया। अभी 4 साल बाद भी सब वही था, वैसा ही। वापसी में उसके घर के दरवाजे को देखा। सारे मंजर आंखों के सामने आने लगे। दिल चाह रहा था कि दरवाजा बजाकर घर में घुस जाए, पर खुद को समझाकर कि शाम को बुआ के घर में इन लोगों का आना भी तो होगा, क्योंकि ये बुआ की पक्की सहेलियों में से थी। उसने अपने दिल को तसल्ली दी। शाम हुई। सगाई की रस्म के लिए लड़के वाले आ चुके थे। माँ और पिताजी तो सुबह ही आ गए थे और बुआ फूफा जी की मदद करा रहे थे। प्रद्युमन खुद रेडी होने चला गया। वो खुद इस तरह तैयार हो रहा था जैसे उसी की सगाई हो। ब्लू जीन्स, व्हाइट कलर की शर्ट, उस पर उसका कसा हुआ शरीर, ऐसा लग रहा था मानो वही दुल्हा हो। जब वहां बने उस सगाई की जगह पर उसने कदम रखा तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। सभी महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। सब उसकी उपलब्धियों की जमकर तारीफ कर रही थी। उन्हीं सब महिलाओं में वो पड़ोसी महिला भी थी। पर ये क्या, वो कहाँ है? इधर उधर सब तरफ देखने पर भी वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दी। मन जो खरगोश के बच्चे की तरफ हुदक रहा था, एकदम चुपचाप से बैठने लगा। सारा सगाई का टाइम बीत गया, पर वो कहीं भी ना दिखी। बल्कि वो पड़ोसी महिला एक और महिला के साथ प्रद्युमन की माँ से बड़ा हंस हंस कर बातें कर रही थी।
प्रथुमन समझ गया था कि उसकी वो अनजान अनकही मोहब्बत एक अधूरा ख्वाब बनकर ही रह गई है। वो उससे दूर हो चुकी है। शायद वो अब किसी और के घर की इज्जत बन चुकी हो। ये सोचकर ही प्रद्युम्न ने उस टूटे ख्वाब की किरचियों को अपने दिल की गहराई में दफन कर लिया। शिवाली बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों का जोड़ा बड़ा ही सुंदर था। सगाई के कार्यक्रम के बाद पिताजी तो बरेली उन्हीं लोगों के साथ निकल गए, पर माँ को बुआ जी ने रोक लिया। मिहिर को अपने भाई के मन की हालत पर अब कुछ शक हो चला था। उसने प्रद्युम्न से साफ साफ शब्दों में पूछ लिया, पर प्रद्युम्न ने थकान का बहाना बताकर उसको किसी प्रकार टाल दिया। रात भर बुआ और माँ बातें करते रहे, पर आज पहली बार प्रद्युम्न की आंखों में आंसू थे। रात भर वो नींद के साथ लड़ता रहा। कब सुबह के 5 बजे उसे पता ही ना चला। माँ ने उठाकर उसे चाय दी। 7 बजे उसकी ट्रेन थी और वो लाल आंखें लिए उसके दरवाजे को आखिरी बार देखता हुआ चला गया। उस समय दिल में सिर्फ एक ही गाना बज रहा था, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। प्रथुमन वापस पुणे आ चुका था और पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हो गया था। किसी से ज्यादा दोस्ती और फालतू समय ना खराब करके उसने अपने आप को पूरी तरह से अपने काम में डुबा लिया था। उस दिन पुणे में बहुत बारिश हो रही थी। प्रथुमन को यहाँ लगभग 4 महीने बीत चुके थे। ऑफिस पहुंचकर सभी नए एम्प्लॉयंस का फोन साइलेंट करके जमा हो जाता था। बारिश होने की वजह से प्रद्युम्न थोड़ी देर से ही ऑफिस पहुंचा। जल्दी जल्दी में उसने फोन को जमा किया और अपने काम में जुट गया। बारिश भी पुणे की बड़ी वफादार होती है। जो सुबह से शुरू हुई थी तब से बंद ही नहीं हो रही थी। ऐसे मौसम से प्रथुमन को अजीब सी वहशत हो रही थी। जब ऑफिस आवर खत्म हुए तो उसने अपने फोन को काउंटर से कलेक्ट किया। जैसे ही देखा तो ये क्या, माँ के कम से कम 10 मिस कॉल पड़े हुए थे। मन एक अनजान आशंका से भर उठा। जल्दी जल्दी माँ को वहीं से कॉल लगाना शुरू कर दिया, पर कई बार कॉल करने पर भी जवाब में फोन नहीं उठ रहा था। उसने अपना अपार्टमेंट ऑफिस के बहुत ही करीब रेंट पर लिया था। वो माँ की चिंता में भीगता हुआ ही अपार्टमेंट में आ गया। तभी माँ का जवाबी कॉल आया। बहुत ही जल्दी बिना कपड़ों को बदले ही कॉल उसने पिक कर ली। उधर से माँ की आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई। उसने बोलना शुरू कर दिया कि ऐसी क्या बात हो गई माँ, और आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैं कितना परेशान हो गया था। भीगता हुआ घर आया हूँ और आज तो इतना थक गया हूँ कि ब्रेड खाकर काम चलाना पड़ेगा। आज खाना बनाने वाली भी नहीं आई। बताइए माँ, ऐसा क्या हो गया? घर में ठीक तो है सब? ये सब वो एक ही सांस में बोले जा रहा था। उधर से माँ की मधुर स्नेह से भरी हुई आवाज आई, मेरे लाडले बेटे, तेरी इसी परेशानियों की दवा है मेरे पास। वो भी तेरी लाडली बुआ ने बताई है। प्रद्युम्न के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माँ कहना क्या चाह रही है। प्रद्युम्न के ऊपर तो बम फूटा तब जब माँ ने उसे बताया कि उसके लिए एक लड़की पसंद की है माँ और उसकी बुआ ने। ये सुनकर प्रद्युम्न सन्न रह गया। अभी तो वो सब चीजों से निकल ही रहा था, अब ये क्या मुसीबत है? जब प्रद्युम्न ने कोई जवाब नहीं दिया तो माँ ने पूछा कि बेटा, तुझे कोई और पसंद तो नहीं है लड़की? बता दे तो हम उनको मना कर देंगे। पर वो क्या जवाब देता? वास्तव में कोई थी ही नहीं। उसके मुंह से नहीं माँ जैसे ही ये निकला तो वो तुरंत खुशी से चिल्लाने लगी कि उन लोगों से बात कर लो। शायद वो पिताजी से कह रही थी। माँ उस लड़की की तारीफ करते थक नहीं रहती कि लड़की बहुत सुंदर है, एकदम परी है परी। एमबीए करा हुआ है बेटा उसने। आगरा के लोग हैं, तुम यहाँ आ जाओ तो आगे की बात कर ले। प्रथमन के गले से फंसी फंसी आवाज से सिर्फ यही निकला कि माँ, इतने जल्दी क्या है? तो माँ की दलील के आगे उसको हथियार डालने पड़े कि वो तेरे साथ रहेगी तो तेरे खाने पीने की समस्या के साथ वो तेरी संगिनी भी बनेगी और हमारी चिंता भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर शादी करने में हर्ज भी क्या है? सेटल तो हो चुके हो, अच्छा कमा रहे हो, यही तो सही उम्र है शादी की। प्रथुमन माँ के दलील के आगे निरुत्तर था। सही तो कह ही रही थी वो। कब तक उस मृग मरीचिका का पीछा करता रहेगा वह? ये सोचकर प्रथुमन ने माँ को सिर्फ इतना ही बोला कि ठीक, जैसा आप ठीक समझो। फोन कटने के बाद वो चुपचाप कपड़े बदल कर लेट गया। कब आंख लग गई पता ही न चला। अगले दिन व्हाट्सएप पर मेहर का छुट्टी लेने का आदेश पड़ा था। प्रथमन ने ऑफिस पहुंचकर छुट्टी की बात कर ली।
बहुत ही होनहार एम्प्लॉय होने के कारण उसको छुट्टी मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। आज की सुबह बरेली में हुई थी। माँ ने आदेश सुना है कि आज आगरा से लड़की वाले आ रहे हैं, लड़की देख लेना। वैसे भी लड़की तुम्हारी बुआ की चॉइस की है तो बढ़िया ही होगी, तो लगे हाथों अंगूठी भी पहना देंगे। वैसे भी लड़की की दादी की तबीयत खराब रहती है, तो शादी भी आने वाले 10 दिनों में कर ही देंगे। इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ है बार बार। ये सब सुनकर प्रद्युम्न को लग रहा था कि उसके साथ मजाक किया जा रहा है। पर जब मेहर ने कहा कि अपनी छुट्टी बढ़वा ले, क्योंकि अब भाभी को लेकर ही जाओगे तुम, तो प्रद्युम्न भागकर माँ के पास पहुंचा और बस यही बोला कि अगर लड़की को मैं ना पसंद आया या हमारी बातें मैच नहीं हुई तो इतनी जल्दी क्या है अंगूठी की माँ। तो माँ ने सिर्फ इतनी बात कही कि अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही होगा बेटा, पर तुम्हें अपनी माँ और बुआ पर विश्वास नहीं है क्या? हम तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। होटल के आगे उनकी डस्टर कार रुकी। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति और नवयुवक जो कि उनके साथ ही खड़ा था, पिताजी का स्वागत करने लगे। आज मिहिर ने प्रद्युम्न के कपड़े चॉइस किए थे। हल्के नीले रंग की शर्ट और ब्लैक फिटेड ट्राउजर्स में प्रद्युम्न बेहद शानदार लग रहा था। उस लड़की के घर वालों को देखकर ही लग रहा था कि उनको वो बेहद पसंद आया है। अब सब लोग लड़के को लेकर आने की जिद करने लगे। प्रद्युम्न को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या बोले। उसने जबरदस्ती मिहिर को वहीं रोक लिया। सारा टाइम प्रद्युम्न का दिमाग उदासीन था। उसको इस वक्त ना तो कोई खुशी हो रही थी और वो दुखी भी नहीं था। थोड़ी देर में गुलाबी रंग की साड़ी में दूर से एक लड़की को लाया जा रहा था। माँ और बुआ, बाकी सभी लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। शिवाली ने प्रद्युम्न के कान में हल्के से कहा कि आपके तो भाग्य खुल गए भैया, इतनी सुंदर भाभी तो चिराग लेकर भी देखोगे तो नहीं मिलेगी। इतना सब सुनने के बाद प्रद्युम्न ने नजर ऊपर उठाकर देखा तो उसका रोम रोम खुशी से झूम उठा। ये तो वही है, मेरी जान, जिसके लिए मैं कब से बेचैन था। इन 4 सालों में रूप यौवन सब बरसा था उस पर। इतनी सुंदर आंखें, गोरी रंगत और वही गुलाबी रंग। तो क्या ये सब संयोग था या वो भी मुझे चाहती थी? प्रद्युम्न के मन में मयूर नाच उठे थे। प्रद्युम्न उसको निहारे जा रहा था, जिस पर शर्म की लाली उसकी खूबसूरती में और ज्यादा इजाफा कर रही थी। माँ ने हल्के से प्रद्युम्न से पूछा कि तुम्हारी हाँ है तो बता दो बेटा, वरना हम ना करके चले। इस पर प्रद्युम्न बहुत जोर से चिल्लाकर बोला, जैसे होश में आया हो, कि हाँ है, हाँ है, हाँ है। सब जोर से हंसने लगे। उस दिन प्रद्युम्न को उसका नाम पता चला कि उसका नाम पल्लवी है। अंगूठी की रस्म हुई और पहली बार उसके नाजुक हथेली को अपने हाथ में लेकर उसमें अपने नाम की अंगूठी पहनाकर उसने हल्के से कहा, अब तुम मेरी कैदी हो, हर जन्म में मेरी ही रहोगी। 10 दिन बाद प्रद्युम्न की शादी हुई उसकी पल्लवी के साथ। जब वो शादी के बाद उसके कमरे में दुल्हन का साजो श्रृंगार करके बैठी थी, तो प्रद्युम्न को अभी भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये मोम से बनी लड़की मेरी किस्मत बन चुकी है। उस रात उसे पूरी तरह अपना बनाने से पहले प्रद्युम्न ने बस इतना ही पूछा कि क्या वो भी उसे तब से चाहती है। तब उसने उसे जो बताया उसके बाद तो उसके होश ही उड़ गए। वो बोली कि वो उस साल अपने मामा के घर रामपुर आई थी। वो तो उससे पहले दिन से ही मोहब्बत कर बैठी थी। उस दिन गेट पर उसको देखकर उसकी आंखों में दर्द था, क्योंकि अगले दिन वो आगरा जा रही थी। पर जब उसकी शादी की बात घर में चली तो उसने अपनी माँ को प्रद्युम्न के बारे में बताया। उसकी माँ ने तुरंत मामा जी को फोन लगाकर प्रद्युम्न के बारे में सब मालूमात कर ली। तभी पता चला कि शिवाली की सगाई है और उसमें प्रद्युम्न भी आ रहा था। तब उसकी माँ तुरंत रामपुर गई और मामी के साथ सगाई में आए प्रद्युम्न को देखकर वो तो बिल्कुल फ्लैट ही हो गई। लगे हाथों प्रद्युम्न की माँ से बात भी कर गई। प्रद्युम्न को याद आया कि माँ से उस दिन कोई और नहीं, पल्लवी की माँ ही बातें कर रही थी। उसके बाद प्रद्युम्न तो चला गया, पर पल्लवी की माँ ने प्रद्युम्न की माँ से कहकर पल्लवी को रामपुर बुलवाया और सभी परिवार वालों ने एक दूसरे को जाना। पल्लवी को देखने के बाद प्रद्युम्न की माँ ने तो उसे उसी दिन प्रद्युम्न की पत्नी घोषित कर दिया था। मिहिर और शिवाली को भी पल्लवी ने उन 8 दिनों में जो कुछ हुआ था वो सब बताया था और ये सब बताकर उन्हें अपनी साइड कर लिया था। अब तो प्रद्युम्न को परेशान करने में पल्लवी को और भी मजा आ रहा था। मीर और शिवाली भी इस सरप्राइज को सरप्राइज ही रखना चाहते थे। इस तरह ऐसे एक फुल प्रूफ प्लान के साथ
पल्लवी ने प्रद्युमन को सरप्राइज कर दिया। प्रद्युमन मिहिर और शिवाली पर नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ सब माफ, क्योंकि जो तोहफा मुझे आज मिला है उस पर 10 झूठ कुर्बान। इतना कहकर प्रद्युमन ने शरारती मुस्कान के साथ पल्लवी को देखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस तरह प्रद्युमन के जीवन का वो संयोग उसके जीवन का सुखद संयोग बन गया। प्रद्युमन के दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मिले हो आज हमको तो दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि ये प्यारी सी लघु कथा आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।